तो चलिए अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच में बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन कर रही है। सूबे में भाजपा की सत्ता वापसी को लेकर पार्टी का केंद्रीय और प्रदेश का नेतृत्व मंथन में जुटा हुआ है। भाजपा मुख्यालय में जारी इस हाई लेवल बैठक में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। इस दौरान संगठन की समीक्षा के मौजूदा राजनीतिक हालातों और संगठन में तब्दीली के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और इसके अलावा इस बैठक में यूपी बीजेपी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 7 महामंत्री भी शामिल हुए हैं। यूपी के तीनों सह प्रभारियों को भी बैठक में शामिल किया गया है। यूपी की सियासत को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के दौरान बीएल संतोष हर एक मंत्री से अलग अलग बात कर सकते हैं। हर मंत्री के लिए 20-20 मिनट का समय सुनिश्चित किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो इस दौरान आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल देख पा रहे हैं, ये संगठन की जो बैठक चल रही है इस समय उसके विजुअल्स हैं। बैठक शुरू हुई है उसके विजुअल्स देख पा रहे हैं। साथ में मौजूदा कैबिनेट की क्या स्थिति है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस समय। तो 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 7 महामंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष मीटिंग में मौजूद हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक का दौर लगातार जारी है। बैठक में तमाम संगठन मंत्री मौजूद हैं। भाजपा संगठन की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला और जेपीएस राठौर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री जी आए हैं। और उस बैठक में हमारा जो फोरम होता है उसके अनुसार हम लोग अलग अलग बैठकें करते रहते हैं। और अभी हमारी जो बैठक है उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, क्षेत्र के प्रभारी हैं, प्रदेश के प्रभारी जी हैं, ऐसी बैठकें हैं हमारी। उद्देश्य क्या रहेगा इस बैठक? उद्देश्य हमारा संगठन की नियमित बैठक होती है, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे कार्यक्रम जैसे होने हैं उन सब की भी, सेवा कार्य का भी एक लंबा कार्यक्रम हुए हैं, अभी कल भी कार्यक्रम हुए हैं, आगे भी हैं। ऐसे उन कार्यक्रमों की रचना और उसमें और क्या कर सकते हैं, इन सारे विषयों पे हम लोग। तो संगठन में बड़ा फेरबदल होने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और ये बैठकों का दौर अभी से जारी नहीं है। काफी लंबे समय से जब आला कमान की बैठक होती है तो इस तरीके के कयास लगाए जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक ऐसी ही संगठन की बैठक चल रही है और एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में हलचल नजर आ रही है कि कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, यूपी में कुछ बड़ा हो सकता है सियासी लिहाज से। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड हैं आप। अनिल जी, आप भाजपा मुख्यालय में मेरे ख्याल से खड़े हैं, कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या हलचल है? जी देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हलचल दिखाई दे रही है बहुत सन्नाटा है। अंदर जो है बहुत गंभीरता से बैठकें चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन जो बाहर जो स्थिति है वहां पे कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, आम पदाधिकारी मौजूद नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को अंदर बुलाया गया है या पार्टी के लिए वही लोग हैं जिनको इस बैठक में शामिल होना है। इसमें तमाम मंत्री भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये अभी से नहीं, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 4 उस लगातार बैठकों का दौर उस समय से चला आ रहा है जब अरविंद कुमार शर्मा को एमएलसी मारने के बाद जब एमएलसी चुनाव होता तब भी इसी प्रकार के बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था और उनको शामिल होते ही ये कहा जाने लगा था कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई फेरबदल होने वाला है। उसके बाद अभी हालिया में अगर देख ले हाल में 27 तारीख को एक बैठक होती है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया नहीं जाते हैं, पार्टी के प्रदेश मुखिया स्वतंत्र देव सिंह को नहीं बुलाया जाता है, लेकिन पार्टी के तमाम पदाधिकारी और पूर्व डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया जाता है। ऐसी स्थिति में संगठन मंत्री भी वहां पे होते हैं, लेकिन वहां पे क्या तय होता है और क्या नहीं होता है इसके बारे में तो वहां तो नहीं मतलब इसका अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन यहाँ पर जब होश बोले जी लखनऊ में लगातार यहाँ बने रहे और उन्होंने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत की और पदाधिकारियों से बात करने के साथ ही साथ उन्होंने जब इस गोपनीय बैठकों का दौर चलाया तो फिर ये क्या जारी होने लगा कि उत्तर प्रदेश में संगठन में कुछ चेंज होने वाला है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो कि मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल है वो अचानक मध्य प्रदेश का दौरा रद्द करके लखनऊ आती हैं और मुख्यमंत्री शाम को उनसे मुलाकात करते हैं। तो इसमें बात कर संगठन में फिर हो गया। आज फिर वैसे ही गर्मा गर्मी है और यहाँ पे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बैठकें चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद है संजीव कपासिया, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। मैं उनसे पूछूंगा, आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं, सुबह से यहाँ पे है, क्या मोहल्ला क्या देखा आपने? बिल्कुल, देखिए अंकुर जी, सुबह से बैठकों का दौर है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी लगातार बैठक कर रहे हैं, मंत्रियों से बातचीत की है। 20-20 मिनट मंत्रियों से अलग अलग फीडबैक ली गई है उत्तर प्रदेश के उनके कामकाज की। लेकिन जिस तरीके का बैठकों का दौर भाजपा कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक रहा, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर संदेश है जो फीडबैक यहाँ से ली जाएगी वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होगा दिल्ली का उसको सौंपी जाएगी और उसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं अंकुर जी। लेकिन बदलाव के जो संकेत आ रहे हैं उसके सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जब यहाँ पे मौजूद हैं तो बदलाव कब तक संभावना है, कितने दिन लग सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो अभी जो बैठकें चल रही हैं यहाँ से फीडबैक लेके जाएंगे BL संतोष जी, राधा मोहन जी उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रभारी हैं। इसके बाद ये रिपोर्ट केंद्र की सरकार को सौंपी जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपी जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी। उसके बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बदलाव उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके के पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद कोरोना के प्रबंधन को बिगड़ते प्रबंधन के चलते भी भाजपा की कहीं ना कहीं फीडबैक थोड़ी खराब मिली, उसको डैमेज कंट्रोल की स्थिति करने के लिए तमाम बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ डैमेज कंट्रोल की बात चल रही, कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केवल मैनेजमेंट लगी रही और अब उस डैमेज कंट्रोल के लिए संगठन के एक एक नेता यहाँ पे आ गए। कहा जा रहा है कि हर महीने खुद अमित शाह लखनऊ दौरा करेंगे, कुछ ही दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे। अनिल जी, बीजेपी की कार्यशैली की अगर बात करें तो बीजेपी विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, ग्रास रूट लेवल पर काम करती है और वो होमवर्क बहुत पहले से शुरू हो जाता है। क्या ये मीटिंग्स, देखिए 2 अटकलें चल रही हैं इस समय। एक तो मंत्रिमंडल में कई जगहें रिक्त हैं, कई मंत्रियों के पद रिक्त हैं, उसको लेकर के भी अटकलें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, उसमें कई सारे नाम भी शामिल हैं। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर के कुछ सर्वे कराए गए, उस सर्वे के बाद कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई हैं जिससे ये पता चलता है कि बीजेपी को अब ग्राउंड जीरो पर होमवर्क ज्यादा करने की जरूरत है। ये मीटिंग्स उस लिए भी हो सकती हैं, तो क्या इन मीटिंग्स को दोनों लिहाज से देखा जाए? देखिए, आपने जो बातें कही उससे सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय 6 मंत्रियों के पद खाली हैं और दूसरी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे और ये लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि उन मंत्रियों पर कहीं रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और अब सवाल इस बात का उठता है कि कोरोना काल के बाद हुए पंचायत चुनाव में हार को देखते हुए संगठन की जिस प्रकार से सक्रियता बढ़ी है, तो अब पार्टी इस दिशा में पहुंच गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को संगठन के बेस स्तर से लेकर के और ऊपर स्तर तक में कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे। ये परिवर्तन छोटा मोटा नहीं होगा, काफी बड़ा हो सकता है, इसमें सरकार भी शामिल हो सकती है, संगठन के। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और अटकलों के बीच ये जो मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग अपने आप में काफी अहम है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन पर ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूले से काफी हद तक नियंत्रण किया जा सका है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जहां विशेषज्ञों का मानना था कि उत्तर प्रदेश में रोजाना 1 लाख से ऊपर दर्ज किए जाएंगे मामले, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू कर लिया है। साथ ही गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की तरफ हम काम कर रहे हैं। हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरी लहर को और कोरोना को हम समाप्त कर सकते हैं। लोगों को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश के गांव इससे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन मैं ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई निगरानी समिति को धन्यवाद दूंगा
कि इस निगरानी समिति ने गांव में घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का काम किया और एक एक व्यक्ति जो भी लक्षण युक्त था उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने। मैं तो सहारनपुर में गया था। सहारनपुर के एक गांव में जब मैं गया तो मैंने देखा कि गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, उसके पास होम आइसोलेशन के लिए व्यवस्था नहीं थी। तब तक ग्राम प्रधानों का शपथ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव की प्रधान ने गांव के पंचायत भवन में कोरोना संक्रमित को रख करके अपने घर से भोजन लेके आती थी, भोजन निगरानी समिति के माध्यम से उसको भोजन करवाती थी, गांव की साफ सफाई का ध्यान तब भी रख रही थी। ये बड़ी बात थी कि शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के अध्यक्ष तब तक प्रधान नामित नहीं हुए थे, लेकिन कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो वहीं अमापुर विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान। अमापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री देवेंद्र प्रताप जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के आमापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। देवेंद्र प्रताप की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रविवार को एटा जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। वहीं विधायक की मौत की खबर सुनते ही जिला बीजेपी यूनिट और समर्थकों में शोक की लहर है। भाजपा संगठन की बैठक और बदलाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस समय भाजपा डूबता जहाज है और पब्लिक ने इनको लेकर अपना मन बना लिया है। तो वहीं आपको बता दें, लेकिन जब भी भाजपा ऐसे फंसती है तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, इस बात का जिक्र भी प्रमोद तिवारी ने किया है। दूसरी तरफ खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में शराब का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 71 पहुंच गया है, लेकिन प्रशासन अभी भी सिर्फ 25 मौतों की पुष्टि कर रहा है। तो वहीं सीएमओ ने कहा कि जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं और सीएमओ ने खुद बोला है कि 67 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें जहरीली शराब पीने की वजह से मौतों की पुष्टि हुई है। इनमें से 28 की मौतें तो लगभग जहरीली शराब से तय मानी जा रही हैं। बाकी 39 की मौत पर भी जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि लगातार सूबे के अंदर जहरीली शराब और तमाम चीजों का कहर बढ़ता जा रहा है और इस बीच लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कांग्रेस कार्यालय पर धरना जारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बर्खास्त करने की मांग के साथ अजय कुमार धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मंत्री सतीश द्विवेदी ने ईडब्ल्यूएस कोटे से अपने भाई की असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नौकरी लगवाई थी, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। बड़े घोटालों के सरदार हैं मुख्यमंत्री जी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने तो बड़े कारनामे किए। अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने भाई को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नौकरी दिलवाई और गरीबी कोटा के अंतर्गत अपने भाई को प्रोफेसर बनवाने का काम करते हैं, जिनकी पत्नी स्वतः मोतिहारी में डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर है। आपको याद होगा मिर्जापुर का मिड डे मील योजना, एक उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित अभी 20 शहर के लोगों को कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोर टीम की बैठक हुई थी। बैठक में फैसला लिया गया था कि जहां पर भी 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, अभी भी वहां पर कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही जिन जिलों में मामलों की संख्या 600 से कम है, उन्हें कोरोना कर्फ्यू मुक्त किया जाएगा और इसी को फॉलो करते हुए, इसी रूल के तहत 14 जिले, राजधानी सहित 14 जिले हैं जहां पर कर्फ्यू अभी लागू रहेगा, जबकि 61 जिलों को कोरोना कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया है। लेकिन यहां पर नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहने वाला है। तो चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की पूरी तैयारी।
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आईएमएस बीएचयू के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों को कोरोना की एक डोज वैक्सीन ही काफी होगी। वैज्ञानिकों की माने तो संक्रमण को मात देने के बाद तय समय पर कोरोना के टीके की पहली डोज लगवाने वालों में 10 दिनों में ही एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और ऐसे लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कोरोना से ठीक होने वालों को कोरोना वैक्सीन की बस एक डोज देने का सुझाव रखा है। इसमें कि हम लोगों ने 2 ग्रुप बनाए थे, 10-10 लोगों के 2 ग्रुप। एक लोग जो नैव थे, जिनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, और दूसरे लोग जिनको एक बार इन्फेक्शन हुआ था। फिर हम लोगों ने इनको ये देखा कि जो वैक्सीन लग रही है तो कितने दिन में एंटीबॉडीज बन रही है। तो जो लोग इन्फेक्टेड थे, पहले होकर ठीक हो चुके थे, उन लोगों में 7 से 10 दिनों के अंदर ही एंटीबॉडीज बन गई और अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडीज बनी। जबकि वो लोग जो कि इन्फेक्ट नहीं थे उनमें 3 से 4 सप्ताह लगे, और उसमें भी 10% ऐसे लोग थे जिनमें अभी तक, मतलब पिछले 7 सप्ताह से हम लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, अभी तक एंटीबॉडीज डेवलप नहीं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या किसी तरह की कोई रिसर्च है, ये अप्रूव्ड रिसर्च है या फिर ये उनकी अपनी व्यक्तिगत रिसर्च है जिसका वो दावा कर रहे हैं? वाराणसी की ये रिसर्च हुई है, ये 5 सदस्यीय जुलाई की गठित हुई थी, जो लगातार कोरोना को लेकर विगत 8 फेज से ही रिसर्च कर रही है। तो कहीं न कहीं पूजा ये काफी महत्व रखता है। जो ये रिसर्च हुई है, ये काफी अध्ययन करके इसका निचोड़ निकाला गया है, क्योंकि 10-10 लोगों को डिवाइड किया गया था, जिनको कोविड हुआ है, जिनको नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं ये काफी महत्वपूर्ण रखेगा। जिसको कोविड हुआ तो उसकी जांच की गई, एंटीबॉडी कितनी डेवलप हो रही है और कितने दिनों में डेवलप हो रही है, एंटीबॉडी टेस्ट किया। ठीक है धर्मेंद्र, आपके साथ में दोबारा से जुड़ूंगी। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप ही ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। आप क्या दावा किया है ज्ञानेश्वर जी, आपने दर्शकों को बताइए, इस समय वो सुन रहे हैं आपको। जी नमस्ते। हम लोगों ने लोगों ने 2 ग्रुप बनाया और दोनों ग्रुप में हम लोगों ने देखा था कि वैक्सीन का रिस्पॉन्स क्या होता है, और हमको इसमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंस मिला कि एक ग्रुप जो कि ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है इन्फेक्शन होकर के, उसमें एडिक्वेट अमाउंट में एंटीबॉडीज पहले और दूसरे वीक में ही बनती है। वो ग्रुप जो कि नहीं था, मतलब जिसको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो तीसरे और 4th वीक में एंटीबॉडीज डेवलप किया और कम डेवलप किया। और 10% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक एंटीबॉडीज पिछले 8 वीक में हम लोग इनको चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एंटीबॉडीज डेवलप नहीं। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ जो अभी चल रहा है कि हमारे पास वैक्सीन की किल्लत है, तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जो कि अगर हम लोग इसको एक बड़े स्तर पे इम्प्लीमेंट कर लें, और क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी डेटा है, उनको वैक्सीन लग रही है, तो बस उनका एंटीबॉडी लेवल उनको चेक करना है कैसे होता है, जो लोग इन्फेक्टेड है, जो लोग नॉन इन्फेक्टेड हैं। तो उसको अगर गवर्नमेंट एक बड़े स्तर से कर देती है तो ये क्रॉस वेरीफाई से हो जाएगा, और हमारे पास ऑलरेडी 2 करोड़ लोग जो लोग रिकवर हो चुके हैं, उन लोग का अगर एक वैक्सीन लगता है तो हमारी नहीं ज्ञानेश्वर जी, मैं ये बात आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये जो आपने रिसर्च करी है, ये आपकी व्यक्तिगत रिसर्च है? नहीं, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रिसर्च है, और इसमें हम लोगों के साथ जो है वो इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव गुप्ता और हमारे डॉक्टर्स जो है डॉक्टर विजय मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक पाठक। ठीक है, पूरा डॉक्टर्स का पैनल है, पूरा डॉक्टर्स का आपके रिसर्चर्स का पैनल है। ठीक है, चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो बेहतर परिणाम लेकर के आए, और जो और भी तमाम लोग हैं उनसे कोलैबोरेशन आपका हो सके ताकि इसके बेहतर परिणाम देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के वैज्ञानिकों ने, बीएचयू के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जिसमें इस बात की तरफ पुष्टि का इशारा है कि जो अभी कोरोना से जिन्होंने रिकवर किया है उनको सिर्फ एक ही डोज पर्याप्त है, उन्हें दूसरी डोज की जरूरत नहीं है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।